हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। माँ आने वाले हैं। नई माँ मतलब सौतेली माँ। सौतेली माँ तो बहुत खराब होती है। मैं तो कहती हूँ अपनी सौतेली माँ के पास भी मत जाना। सुना तो मैंने भी है रानी कि सौतेली माँ बच्चों पर बहुत अत्याचार करती है। इसीलिए तो कहती हूँ सौतेली माँ को कभी अपनी माँ समझने की भूल ना करना। वरुण का छोटा सा परिवार था। पत्नी आशा और 12 साल की बेटी रिया। कुछ दिन पहले अचानक ही आशा की मौत हो गई थी और रिया अभी बहुत छोटी थी। इसलिए वरुण ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रिया को माँ के प्यार और देखभाल की कमी महसूस हो। इसीलिए वरुण राधा से शादी करके घर ले आता है और रिया से कहता है, रिया बेटी, अपनी माँ से मिलो। आज से राधा तुम्हारी माँ है। इस सौतेली आंटी को तो मैं कभी माँ न कहूँ। ऐसा नहीं कहते बेटा, जरा मेरे पास तो आओ। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे एक बार माँ कहकर तो पुकारो। आप सौतेली आंटी हैं और हमेशा सौतेली आंटी ही रहेंगी। माँ तो मैं आपको कभी न मानूं। ये कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है और वरुण को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, देख लिया राधा, इस लड़की को बड़ों से बात करना भी नहीं आता। जी में तो आता है इसे एक तमाचा जड़ दूं, पर बिन माँ की बच्ची है इसलिए तरस खा रहा हूँ। रिया को बिन माँ की बच्ची कभी मत कहना वरुण। मैं रिया की माँ हूँ और मेरे होते कोई उसे बिन माँ की बच्ची कहे, मुझसे बर्दाश्त न होगा। पर वो तुम्हें माँ माने तब ना। आज नहीं तो कल वो मुझे माँ जरूर समझेगी वरुण, क्योंकि माँ की ममता में बहुत ताकत होती है। एक दिन सुबह सुबह रिया वरुण के पास आकर कहती है, पापा आज संडे है, क्यों ना हम पिकनिक मनाने चले? चलोगे ना पापा? पहले ये बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? झील पर चलते हैं पापा, वहाँ बोटिंग का आनंद लेंगे। तो चलो जल्दी से तैयार हो जा, आज हम झील पर ही घूमने चलेंगे। ये सुनकर रिया खुशी से उछलने लगती है। उधर वरुण भी खुश होकर सोचने लगता है, पर वरुण जैसा सोचता है वैसा कुछ नहीं होता। झील पर बोटिंग चलो करने इसी की बहाने बारी राधा आती भी है बाहर तो घूम रिया कर आएगी। राधा के माँ साथ बेटी बोट साथ पर घूमे बैठने से तो मना दोनों कर में देती कुछ तो है और नजदीकियां कहती आएंगी। है, मैं सौतेली आंटी के साथ बोट पर नहीं बैठूंगी पापा, मैं तो आपके साथ बोटिंग करूंगी। रिया जिद मत कर बेटी, हमारे साथ राधा भी बोट पर बैठेगी, समझी? नहीं नहीं, मैं सौतेली आंटी के साथ कभी बोटिंग नहीं करूंगी। कहीं इसने मुझे पानी में धकेल दिया तो? ये सुनकर वरुण और राधा तो जैसे अवाक ही रह जाते हैं। वरुण को रिया पर बहुत गुस्सा आता है और इधर राधा के मन को गहरी ठेस पहुंचती है, मगर राधा धीरज से काम लेती है। आंखों से आंसू टपकने को होते हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह रोक लेती है और वरुण को समझाते हुए कहती है, वरुण मुझे बोटिंग करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, तुम रिया को बोटिंग करा लाओ, तब तक मैं यहाँ झील के किनारे पर बैठ जाती। राधा तुम ये क्या कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ वरुण, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण रिया के मन में कोई डर पैदा हो। ये कहकर राधा एक तरफ बैठ जाती है और वरुण रिया के साथ बोटिंग पर चला जाता है। उनके जाते ही राधा की आंखों में ठहरे आंसू खुलकर बरसने लगते हैं और वो फपक फपक कर रोने लगती है और रोते रोते कहती है, पता नहीं लोग सौतेली माँ को बुरा ही क्यों समझते हैं। हर सौतेली माँ तो बुरी नहीं होती। मैं रिया पर अपनी सारी ममता, सारा प्यार लुटाने को तड़पती रहती हूँ और वो है कि मुझसे नफरत ही करती रहती है। स्कूल में रिया हमेशा रानी के साथ रहती थी। रानी उससे थोड़ी बड़ी थी पर थी उसकी बेस्ट फ्रेंड। एक दिन दोनों लंच करने बैठती हैं तो रानी रिया से कहती है, रिया तुम्हारे लिए खाना तुम्हारी सौतेली माँ बनाती है? हाँ, पर मैं तो उसे नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती। तू उसे कुछ भी समझ, पर उसके हाथ का खाना कभी मत खाना। पर क्यों रानी? क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे खाने में जहर मिलाकर तुम्हें मार भी सकती है। मैंने एक फिल्म में देखा था, सौतेली माँ ने बच्चे के खाने में जहर मिलाकर उसे मार डाला था। हाँ, रानी जो भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रिया उसे सच मान लेती।
रिया ये बात सुनते ही अपने टिफिन में रखा सारा खाना फेंक देती है और उसी दिन से राधा का बनाया खाना खाने से डरने लगती है। रिया, लो बेटा खाना खा लो। आज मैंने तेरे लिए आलू के स्पेशल पराठे बनाए हैं। मुझे नहीं खाने आपके स्पेशल पराठे। पर क्यों बेटी? क्योंकि सौतेली माँ का क्या भरोसा, कहीं आपने मेरे खाने में जहर मिला दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगी ना। रिया जैसे ही ये कहती है, राधा की तो जैसे जान ही निकल जाती है। वो रोते हुए कहती है, पर मैं तो तुमसे सगी माँ जैसा प्यार करती हूँ, भला फिर मैं क्यों तुम्हें जहर दूंगी? आप मेरी माँ कभी नहीं बन सकती। आप तो मेरी माँ बनने का बस नाटक करती हैं। मेरी माँ तो मर चुकी है, सौतेली आंटी। ये कहकर रिया भी रोने लगती है और राधा से उसका रोना देखा नहीं जाता। राधा रिया के आंसू पोंछकर उसे कलेजे से लगाना चाहती है, मगर रिया वो तो उसे पास ही नहीं आने देती। वो कहती है, मत छुओ मुझे, मत छुओ, आप मेरे कमरे से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। छोटी सी लड़की के ऐसे कठोर बोल सुनकर राधा तो जैसे मर ही जाती है। वो रोते हुए किसी तरह अपने कमरे में आती है और फिर भगवान को याद करते हुए कहती है, हे भगवान, क्या माँ की ममता और प्यार की कोई कीमत नहीं रही। मेरी बेटी मेरी ममता से इतनी नफरत क्यों करती है? कुछ करो भगवान, मुझसे अब और सहन नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। फिर एक दिन रिया स्कूल से आते वक्त एक गाड़ी से टकरा जाती है और उसके सर में गहरी चोट आती है। डॉक्टर वरुण से कहता है, देखिए, जल्दी से 5 लाख का इंतजाम कीजिए। बच्ची के सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर देरी हुई तो बच्ची की जान बचाना मुश्किल है। 5 लाख वरुण के लिए बहुत बड़ी रकम थी। तुरंत कहाँ से इंतजाम करता? वरुण राधा से कहता है, लगता है हमारी बेटी की जिंदगी इतनी ही थी। ऐसा ना कहो वरुण, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। पर 5 लाख कहाँ से लाएंगे राधा? वरुण, शादी से पहले मैं नौकरी करती थी। मैंने धीरे धीरे कुछ रुपए जमा किए थे। 5 लाख तो होंगे ही, उनसे हमारी बेटी का इलाज तो हो ही जाएगा। वरुण राधा से पैसे लेकर अस्पताल में जमा करा देता है और डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कब तक होश में आएगी? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 घंटे छोड़ कई दिन बीत जाते हैं पर रिया को होश नहीं आता। ये देख राधा और वरुण बहुत घबरा जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को होश क्यों नहीं आ रहा है? लगता है आपकी बच्ची कोमा में चली गई है। अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं वरुण। ये सुनकर राधा और वरुण बहुत दुखी हो जाते हैं और मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, हम पर दया करो, हमारी बेटी को होश में लाओ। जब तक मेरी बेटी को होश नहीं आता, मैं आपके द्वार से नहीं जाऊंगी और ना ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। राधा, तुम पागल हो गई हो क्या? अन्न जल का त्याग करके क्या बेटी होश में आ जाएगी? हाँ, जरूर आ जाएगी वरुण। भगवान को इस दुखियारी माँ पर दया करनी ही पड़ेगी। ये कहकर राधा मंदिर के द्वार पर बैठ जाती है और अन्न जल ग्रहण करना छोड़ देती है। कई दिन बीत जाते हैं पर रिया होश में नहीं आती। उल्टे राधा बेहोश होकर गिर पड़ती है और रिया के बगल वाले बेड पर पहुंच जाती है। वरुण ये कह ही रहा बेटी तो होता है संकट पर कि थी, तभी रिया अब को माँ पर होश आ भी जाता है। संकट टूट पड़ा। पापा, मिट्टी में मिल गया मुझे भगवान घर का जाना भरोसा। है। लगता है हाँ रिया बेटी बचेगी, घर भी चलेंगी। बेटी की माँ। तभी रिया की नजर राधा पर पड़ती है। बेहोश राधा को देख रिया पूछती है, पापा, इन सौतेली आंटी को क्या हुआ है? इसने तेरी जान बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल दी थी बेटी। पर कैसे? रिया के ये पूछने पर वरुण उसे सारी बात बता देता है और उसकी बात सुनकर राशि की आंखें नम हो जाती हैं।
वो बेहोश राधा को माँ माँ कहकर पुकारने लगती है। माँ, माँ उठो ना माँ। जैसे ही वो राधा को माँ कहकर बुलाती है, राधा को होश आ जाता है और वो कहती है, तू ठीक हो गई मेरी बच्ची? हाँ माँ, मैं ठीक हो गई। रिया के मुंह से माँ शब्द सुनते ही राधा के कमजोर शरीर में एकाएक जान आ जाती है। राधा वरुण से कहती है, देख लिया वरुण, भगवान ने मेरी सुन ली ना? हाँ राधा, सुन ली। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। आखिर भगवान की दया से रिया ने तुम्हें अपनी माँ मान ही लिया। इस तरह रिया राधा को अपनी माँ मान लेती है और दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगती है। खुशी, चलो उठ जाओ, चाय और नाश्ता रेडी है। थोड़ी देर और। नहीं 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 नहीं, ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। तुम चाय नाश्ता कर लो, तब तक मैं लंच रेडी कर लेता हूँ। फिर तुम्हें तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप करके मैं ऑफिस चला जाऊंगा। ओके। सुरेश पढ़ाई और जॉब के लिए हमेशा परिवार से दूर रहा था, इसीलिए उसे घर का सारा काम करना आता था। वहीं खुशी ने पढ़ाई के अलावा घर का कोई काम नहीं किया था, तो शादी के बाद सुरेश ही घर का सारा काम करता और उसे इसमें मजा भी आता। आज भी ऑफिस में सब आपके खाने की तारीफ कर रहे थे। अरे वाह। और मुझे ताने भी मार रहे थे कि तुम भी कभी अपने पति के लिए कुछ बना लिया करो। अरे उनकी बातों पर ध्यान मत दो। शादी में पति पत्नी बराबर होते हैं, तो खाना मैं बनाऊं या तुम, फर्क क्या पड़ता है? सुरेश की इस बराबरी की सोच के चलते खुशी आलसी हो गई और अपने हिस्से का काम भी सुरेश से करवाने लगी। खुशी सुरेश को फोन करती है और बोलती है, सुनिए ना, कल मुझे आलस आ रहा था तो कपड़े वॉशिंग मशीन में ही रखे हैं। आप ऑफिस से आकर कपड़े धो लेना और सुखा भी देना प्लीज। हाँ हाँ, कर लूंगा मैं। शाम को दोनों ऑफिस से घर आते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह में। अरे आज इतनी जल्दी ऑफिस जा रही हो? हाँ, आज मेरा प्रेजेंटेशन है ना। अच्छा सुनिए ना, सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक फ्रिज पर रखा है, आप प्लीज जमा करवा देना। अरे तुमने अब तक नहीं किया? भूल गई मैं, ऑफिस जाते वक्त करवा देना ना प्लीज। अच्छा ठीक है। फिर शाम को। बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी परोस दो यार। मैंने खिचड़ी नहीं बनाई। क्यों? अरे मूड नहीं था मेरा, आप कुछ ऑर्डर कर लो ना प्लीज। खुशी, तुम्हें पता है ना मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। अरे आज के दिन एडजस्ट कर लो ना, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद खुशी ने अपने छोटे भाई बहन साहिल और नेहा को अपने पास बुला लिया। सुनिए, साहिल और नेहा की छुट्टियां हैं, तो मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया है। कुछ दिन घूम फिर लेंगे और माँ को भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। अच्छा, आप कल सुबह उन्हें रेलवे स्टेशन से ले आएंगे ना? हाँ हाँ, ले आऊंगा। हाँ, गए तुम दोनों? कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा दीदी। जीजू, आप हमें यहाँ घुमाने ले जाएंगे ना? अरे क्यों नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। अब तो सुरेश को खुशी के साथ अपने साले और साली के लिए भी चाय नाश्ते से लेकर डिनर तक सब कुछ बनाना पड़ रहा था। वाह जीजू, ये तो पराठे बड़े टेस्टी हैं। थैंक यू। सच जीजू, मुझे तो टेंशन हो रहा था कि खुशी दीदी के हाथ का कच्चा पक्का खाना खाना पड़ेगा, लेकिन आप तो कमाल के कुक हो जीजू। अरे ये तो कुछ भी नहीं, रात को सुरेश के हाथों का पनीर पसंदा खा के देखना तुम दोनों। तुमने 5 स्टार होटल में भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया होगा। अच्छा नेहा, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? नहीं ना जीजू, कौन इतनी मेहनत करे। बस आपके जैसा हस्बैंड मुझे भी मिल जाए तो लाइफ मजे में कटेगी। सुनो, ऑफिस से आओ तो साहिल और नेहा के लिए कुछ कुकीज स्नैक्स ले आना, और नेहा को ना पिज्जा बहुत पसंद है, कल डिनर में वही बनाना। देखो, मुझे आज ऑफिस में बहुत काम रहता है, लेट हो जाऊंगा। तुम ही ले आना ये सब। खाना आपको बनाना है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना कि क्या क्या लाना है। जीजू क्या कर रहे हो? मेरे कुछ कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल रहा हूँ। अच्छा तो ये मेरे साथ साथ ये टी शर्ट भी धो दो ना प्लीज। ये सॉक्स भी गर्मी में बहुत स्मेल करते हैं ना ये। ओह, कितनी बदबू आ रही है। सुरेश बेचारा ना अपनी बीवी को कुछ बोल पा रहा था ना उसके भाई बहन को। ऐसे में उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। ये क्या जीजू, दाल में कितना नमक डाल दिया और सब्जी में नमक ही नहीं है। अरे तो सब्जी दाल मिक्स कर लो ना, बराबर हो जाएगा। अरे अरे, आप
इन पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? नमक ज्यादा होगा तो बोलेंगे ही ना। बोलना तो सबको है, लेकिन करना किसी को कुछ नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? खुशी को सुरेश की परेशानी तो नहीं दिखी, लेकिन उसका गुस्सा खुशी को पसंद नहीं आया और खुशी ने अपनी बुआ को फोन करके सब कुछ बता दिया। तो जमाई जी ने खाने में गड़बड़ की और ऊपर से गुस्सा भी किया। हाँ बुआ जी देखिए ना, और साहिल ने उनसे कहा कि आप कपड़ों के साथ मेरे कपड़े भी धो दो, तो मना कर दिया। ओहो, बात इतनी बढ़ गई। हाँ बुआ, आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे करूंगी तो मैं कल वहां आती हूँ। सुनो, आज बुआ जी आ रही हैं, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। वाह बुआ जी, फिर तो बहुत मजा आएगा। हे भाग्यवान, ये भाई बहन का तो कम थे जो बुआ जी को भी बुला लिया। कितने बजे आ रही है बुआ? आ रही है नहीं, आ गई है बुआ। थैंक यू बुआ, आप आ गई। आइए बुआ जी, प्रणाम। जीते रहो जमाई राजा। ये मेरा बैग कमरे में रख दो, मैं नहा लूं, फिर खाने पर बात करेंगे। समझ गया। क्या समझ गए जमाई राजा? बनाता हूँ खाना। कुछ देर बाद खाने पर सब साथ में बैठे। बुआ जी अचानक कैसे आना हुआ? आना ही पड़ा, बात ही कुछ ऐसी है। अब बुआ जी सुरेश को मजा सिखाएंगी। ऐसा क्या हुआ बुआ? और जीजू जरा बटर रचा ले आइए ना अंदर से। ठीक है, लाता हूँ। अरे रुको जमाई जी, पहले मेरी बात सुनो। हाँ हाँ बुआ, बोलो बोलो। अरे खुशी, वो पूजा है ना हमारी रिश्तेदार, जिसकी शादी हुई थी 3 महीने पहले। हाँ हाँ बुआ जी, क्या हुआ उसका? वो और उसका पति दोनों ही नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी के बावजूद उसका पति उसी से घर के सारे काम करवाता है। बाजार जाने से लेकर घर में खाना बनाना, कपड़े धोना। हे भगवान, इतना काम वो अकेले करती है। और तो और पूजा के 2 देवर भी उनके साथ ही रहने आ गए। तीनों घर का एक काम नहीं करते और पूरा दिन बस पूजा पर हुक्म चलाते रहते हैं। और इतने में अगर पूजा से किसी काम में गलती हो जाए तो उसे ताने मारने से भी नहीं चूकते। ये मर्द हमेशा औरतों को ऐसे ही दबा देते हैं। दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, औरत को घर संभालना ही पड़ता है। और ये पूजा दीदी के देवर को शर्म नहीं आती अपना काम अपनी भाभी से करवाते हुए। बेचारी अकेली 3 लोगों का काम करती है। पर पूजा झेल क्यों रही है उन सबको? खुद अच्छा कमाती है, छोड़ दे इसे परिवार को, या पति से कह दे कि आधा काम उसे भी करना होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो जमाई जी अभी छोड़ दो ऐसी नालायक बीवी को, या उससे कहो कि घर का आधा काम वो भी करे और अपने भाई बहन से भी करवाए। ये क्या कर रही हो बुआ जी? जीजू कहाँ से आ गई इन सब के बीच? अरे नालायक, पूजा की तकलीफ तुम्हें बहुत दिख रही है, लेकिन तुम तीनों भी जमाई राजा के साथ ऐसा ही कर रहे हो। खुशी खुद घर का कोई काम नहीं करती, ऊपर से तुम दोनों यहाँ आ गए और तीनों मिलके दिन रात जमाई जी से काम करवाते हो। घर के मालिक को नौकर बना के रख दिया है। ऐसी बात नहीं है बुआ। अरे चुप कर, औरतों का दर्द तो बहुत दिखता है तुझे कि औरतों को बराबरी का हक नहीं मिलता। अरे बात सही भी है, लेकिन तेरे पति ने तुझे बराबरी का हक दिया तो तू उसका गलत फायदा उठा रही है। ऐसा करेगी तो एक दिन ये तुझे छोड़ देगा और तुम्हारा उदाहरण देकर दूसरे भी औरतों को बराबरी का हक नहीं देंगे। पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं। दोनों बराबरी से चलें तो जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। अगर एक पहिया गड़बड़ करे तो गाड़ी बिगड़ जाती है। खुशी और तुम दोनों जो इस गाड़ी के सवार बन के यहाँ बैठे हो, अगर बोझ बनोगे तो गाड़ी धीमी हो जाएगी और इसका नुकसान तुम्हारी बहन को ही भुगतना पड़ेगा। अब बस कीजिए बुआ जी, इनको इतना भी मत डांटिए। आप बीच में मत बोलिए जमाई जी, गलती आपकी भी है। शुरू में ही खुशी को टोका होता तो ये इतनी मक्कार नहीं बनती। मैं इनसे हर्ट नहीं करना चाहता बुआ, बस इसलिए। बुआ जी को बोलने दीजिए, बुआ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगी थी, आलसी और बेफिक्र हो गई थी कि आप सब कर लोगे, लेकिन कसम से मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तूने जानबूझकर नहीं किया इसीलिए तो समझा रही हूँ। तेरी माँ ने मुझे बताया था कि तू सारा काम जमाई जी से करवाती है। मैं तो मौका ही ढूंढ रही थी तेरी खबर लेने का। तूने फोन किया तो मुझे मौका मिल गया। थैंक यू बुआ जी, आपने खुशी को समझाया। और हमें भी।
सॉरी जीजू और सॉरी बुआ। कोई बात नहीं। बहुत रह लिए तुम दोनों। यहाँ चलो, सामान पैक करो, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चल रही हूँ। और खुशी, अब दोबारा ऐसी गलती ना हो। नहीं होगी बुआ, मैं बराबर से घर के सारे काम करूंगी। सब काम करना दीदी, बस खाना मत बनाना, तो वरना जीजू अगले ही दिन वापस भेज देंगे तुम्हें। तो इस तरह बुआ ने आकर खुशी और सुरेश के रिश्ते को बिगड़ने से बचा लिया और सबको आदमी और औरत की बराबरी का पाठ भी पढ़ा दिया। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।